नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो साथियों, आज हम कक्षा 6 की एसएस की बुक जो है वो शुरू करने वाले हैं, भूगोल की। और ध्यान रहे, यह वीडियो केवल कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि उन भावी अध्यापकों के लिए भी है जो भविष्य में शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं या फिर रीट या किसी अन्य स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम एक तीर से दो निशाने साधेंगे। पहला तो ये हमारा बेसिक नॉलेज इससे बढ़ेगा और दूसरा जो है एक शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी चीज़ें जो है यहाँ से हम कवर कर पाएंगे। और जो शिक्षक साथी हैं या जो शिक्षक बनने की चाह रखने वाले हैं, रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाले समय में, उनके लिए बहुत ही खास ये पूरा सेशन होने वाला है। क्योंकि मेरा जहाँ तक पर्सनल अनुभव की बात करें तो मैंने एनसीईआरटी के सिलेबस पढ़ा है, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट जो रहे हैं वो सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में आज हैं। तो वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये तय किया कि आपको इसी हिसाब से पढ़ाएं। तो उसमें मैंने जो रीट या दूसरे जो होते हैं एग्ज़ाम होते हैं, 60 नंबर का एसएस आता है उसमें, और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उनके अंदर भी जो इंडिया जीके आती है वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहे हैं हम आज से। तो एसएस कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक का सारा करेंगे। डेली एक दो वीडियो डालेंगे और जल्द ही ये आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, भूगोल से शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, कक्षा 6 का पहला लेसन है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। और इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ अगर आप ये एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी एक तो बोरिंग नहीं होते। आप बुक्स पढ़ेंगे या यहाँ से पढ़ते तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ये इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि यहाँ जो सिलेबस पैटर्न जो डिज़ाइन किया गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और जो है कहानी के माध्यम से कहें या गतिविधि आधारित ये जो है पैटर्न डिज़ाइन किया गया है। चलिए, आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ टिमटिमाने वाले होते हैं, कुछ बिना टिमटिमाने वाले होते हैं, कुछ का प्रकाश कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, ऐसा हम देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी इसको पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं या इसको पूर्णिमा कहते हैं। तो क्वेश्चन एक बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि पूर्ण चंद्रमा की रात किसे कहा जाता है, तो पूर्णिमा को कहा जाता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देखते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। पूर्ण चंद्रमा की रात तो होती है पूर्णिमा, और नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या कहलाती है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि नए चंद्रमा की रात्रि कौन सी होती है। तो लगभग का आंसर ये रहता है कि पूर्णिमा, लेकिन नहीं, ये होती है अमावस्या। और ऐसे आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा ये नॉलेज, बाहर किसी बुक में आपको इस चीज़ का उल्लेख आपको शायद ही मिले। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इनका प्रकाश जो है वो कम होता है और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होने के कारण ये सारी चीज़ें दिखाई हमें दिन में नहीं देती। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक टॉर्च की आवश्यकता होगी, एक सादा कागज़, पेंसिल और एक सुई, इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपने क्या करना है, कागज़ के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। यानी जो टॉर्च का जो आगे का हिस्सा होता है, कांच होता है, उसके बिल्कुल एक कागज़ जो है सटा के हमने रखना है। अब टॉर्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचना है। कागज़
पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करने हैं। यानी बैटरी जो होती है, हमारा जो टॉर्च होती है, टॉर्च के आगे कागज़ लगाना है सफ़ेद, उसके आगे आपने क्या करना है, उसमें छोटे छोटे जो है वो छिद्र करने हैं। और उसके बाद में क्या करना है, अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच के सामने की तरफ रखें और टॉर्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबड़ बैंड लगा दें। अब देखिए उसका पूरा जो आगे का जो शीशा होता है उसके ऊपर आपने क्या करना है, वो उसको पूरे को जैसे आपने लगा दिया और उसके ऊपर आपने छेद कर दिए। अब क्या करना है, स्विच जो है वो कागज़ से बाहर रखना है, क्योंकि कागज़ आपका हिलना नहीं चाहिए। ध्यान रहे टॉर्च का स्विच बाहर की ओर हो। उसके बाद में क्या करेंगे, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टॉर्च को दूसरी सभी बत्तियां बुझा देंगे। यानी कमरे में अंधेरा करेंगे और टॉर्च को जब आप ऑन करेंगे तो दीवार पर जब जिसका प्रकाश पड़ेगा तो आप वहां देखेंगे आपको छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे कण जो हैं जिनको आपने छिद्र किया था कागज़ में, वो वहाँ दिखाई देंगे। ऐसा ही प्रतीत होगा जैसा रात के समय आसमान में प्रतीत होता है, वैसा प्रतीत होगा। छोटे छोटे छिद्र आपको वहाँ चमकते दिखाई देंगे जैसे रात में तारे होते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। जब आप कमरे की बत्तियों को जला देंगे तो क्या होगा, वो जो बिंदु आप देख रहे थे वो सारे अदृश्य हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल वैसा ही रात के समय होता है। और जब सूर्य उदय होता है यानी दिन होता है, तो जैसे हमने कमरे के अंदर लाइट जलाई थी, कमरे के अंदर रोशनी हो गई, और वैसे ही जब सूर्योदय होता है तो वहाँ रोशनी हो जाती है। तो उस रोशनी ज़्यादा होने के कारण वो कम रोशनी वाले जो बिंदु हैं या फिर जो तारे वगैरह हैं वो हमें दिन में दिखाई नहीं देते। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से तारे अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य की रोशनी है वो तेज़ होती है। चलिए, तो ये एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल करके देख सकते हैं बच्चे। और जो शिक्षक साथी हैं वो तो उनको तो अच्छे से पता होगा, उनको समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन दोनों के लिए वीडियो बन रही है इसलिए ये चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बिल्कुल एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है कि रात के अंदर जो वस्तुएं आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, यानी उसको क्रिएट करते हैं, उसको जनरेट करते हैं, उसको तैयार करते हैं या उसको भेजते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखिए यहाँ से एक बात और क्लियर होगी कि कुछ आकार में बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, वे गैसों के बने होते हैं। इनके पास खुद की ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। यानी तारे जो होते हैं उनके पास खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, वो जो है उसको जनरेट करते रहते हैं, तो उनको तारा कहते हैं। यानी यहाँ तारा जो है उसकी परिभाषा क्या है, ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की प्रकाश है, खुद की ऊष्मा है, ऐसे जो गैसों के बने होते हैं, ठीक है, इनको कहते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। अब देखिए सूर्य हमारे नज़दीक है इसलिए उसका प्रकाश ज़्यादा है, वे भी सूर्य की तरह ही होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण हमें वो जो है वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, या उनका प्रकाश जो हम तक नहीं पहुँच पाता। उनका भी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन वो महसूस नहीं कर पाते और वो अत्यंत दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, वैसे ही वो तारे अत्यधिक दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां देखते होंगे। अगर आप रात को आसमान की तरफ देखेंगे तो अनेक प्रकार की आकृतियां आपको दिखाई देंगी। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। वो जो आकृतियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। इन नक्षत्र मंडल की परिभाषा क्या है कि आसमान में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो ये एक नक्षत्र मंडल है। या फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है अध्यापक साथियों के लिए कि हम जिसमें हमारा सौरमंडल है वो कौन से नक्षत्र मंडल का हिस्सा है, तो अर्सा मेजर या बिग बियर का हिस्सा है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, 7 ऋषि या संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है।
उर्सा मेजर का ही भाग है ये सप्तऋषि तारामंडल, जो कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे जो है इस तरह से कड़छी के आकार का होता है, जो कड़छी होती है सब्जी वाली उसके आकार का होता है, या कह सकते हैं उल्टा क्वेश्चन मार्क जो होता है उस तरह का होता है। इसमें 7 तारे होते हैं, आप देख पा रहे हैं 2, 4, 6 और ये 7। और इन 7 तारों के नीचे जो नीचे वाले तारे होते हैं इनकी बिल्कुल सीध में, बिल्कुल उत्तर दिशा में, उत्तरी ध्रुव की ओर जो तारा है वो दिखाई देता है, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो ये इस तरीके से आप रात को एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल कि आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके देखेंगे तो आपको इस तरह के जो निशान दिखाई देगा, और बिल्कुल उसके ध्रुव तारा जो ऊपर दिखाई देगा, जो काफ़ी देर रात में दिखाई देता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, 7 ऋषि या संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेसर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। तो खासकर अपने दादा दादी से आप ये पूछ सकते हैं, या किसी बड़े व्यक्ति से पूछ सकते हैं बच्चे, और शिक्षक शास्त्रियों को ये चीज़ बेसिकली ऑलरेडी जानते हो। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। रात के समय यात्रा करते थे तो उनको जो है वो तारों के हिसाब से वो समय का निर्धारण करते थे, दिशा का निर्धारण भी तारों के हिसाब से करते थे, क्योंकि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ये जो तारा है ये बताता है, ये इस तरीके से बताता है कि ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में बिल्कुल ये ध्रुव में ऊपर चमकता दिखाई देता है। ये इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव पर है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। चित्र 1-1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे तक बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व एवं ऊष्मा नहीं होती। देखिए, कुछ एक में होती है, कुछ एक में नहीं होती। जिनमें ऊष्मा और प्रकाश होते हैं उन्हें तारा कहते हैं, और जिनमें नहीं होती वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिनके अंदर ऊष्मा खुद की नहीं है वे दूसरे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था प्लेनेट वाला, एक बार एसटेट में पूछा था। तो ग्रह या प्लेनेट एक ही बात है, अंग्रेजी में प्लेनेट और हिंदी में जिसको ग्रह कहते हैं। इनका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी घूमने वाला, चारों ओर जो है परिभ्रमण करने वाला, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। प्लेनेट शब्द जो है वो प्लेनेटाई से बना है ग्रीक भाषा के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्लेनेट शब्द जो है वो किस भाषा के शब्द से बना है या किस शब्द से बना है। प्लेनेटाई से ग्रीक भाषा का शब्द है प्लेनेटाई, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर चक्कर लगाने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। देखिए, हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर जो प्रकाश है और जो ऊष्मा है वो सूर्य से प्राप्त होती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे नज़दीक तारे की बात करें तो वो कौन सा है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है रात के समय, अगर वैसा चंद्रमा से जाकर के हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी हमें चमकती हुई दिखाई देगी। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए हुए हैं, इनके ऊपर जिक्र करेंगे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। तो कंपेटिटिव एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं? तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी पृथ्वी से इन छल्लों को देख सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। कौन कौन से ग्रह के चारों ओर है? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो है इनके चारों ओर ये छल्ले बने हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद में देखिए यहाँ जो ग्रह हैं इनका चक्र दिया हुआ है कि सबसे ये सूर्य है, सूर्य के बाद में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, वरुण है। ठीक है, ऐसे यहाँ जो है इस पेज के ऊपर कुछ जानकारी दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ 8 ग्रह हैं। वो सूर्य के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर लगाते हैं ये बताया गया है। वो अपने अक्ष पर कितने दिन में एक चक्कर या कितने समय में अपना चक्र पूरा करते हैं वो बताया गया है।
और उसके बारे में विशेष बातें जो हैं वो इसमें बताई गई है कि उसके ग्रह कितने, उपग्रह कितने हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप बुक में से इसको आसानी से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF का लिंक भी डाल दूंगा मैं, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ नोट दिए हुए हैं 2-3 चीज़ें। चलिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के अपने चंद्रमा भी हैं। यानी चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह है। चलिए, बाकी जो है वो बाद में अगली क्लास में करेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जल्दी आपका दूसरे वीडियो भी मिलेगा, या इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिलता रहे।